everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस ईयर्स से ही मोस्टली ले रखे हैं उनको डिस्कस। तो चारों ही चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा लाइट, देन है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, देन है इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चारों ही चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज लाइट। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ 2, 3, 5 मार्कर एंड कुछ असर्शन रीजन या केस स्टडी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन है, मेंशन भी कर रखा है कौन से ईयर में आया था ये या फिर हमने सैंपल पेपर से लिया है, कहाँ से लिया है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हमें ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में N1, N2, ये N2 है, N2 एंड N3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन तीन मीडियम के। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस, ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे ये लाइट रे एक आई, ये एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम। तो यहाँ पे लाइट को सीधे जाना चाहिए था पर वो सीधे गई नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया तो वो बेंड कर गई। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे इसको भी सीधे जाना चाहिए था पर ये गई नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन मीडियम चेंज हुआ है, रिफ्रैक्शन हो गया, ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमें पता है जब भी लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है यानी कि वो रेयर से डेंस में जा रही है। सिमिलरली जब वो यहां से यहां जा रही है तो ये रेयरर मीडियम होगा और ये डेंसर होगा, तभी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल चले गई। अगर ये डेंस होता, ये रेयर होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती। ठीक है, अब देखते हैं यहां क्या गिवन है। N1, N2 सेम है, नहीं गलत है ना, सेम तो है ही नहीं। सेम होता तो सीधे चले जाती, बेंडिंग यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है जी, उसके बाद N1 जो है ज्यादा है N2 से, नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है? जो ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे N2 जो है वो N1 से ज्यादा है तो ये भी चीज गलत है। N2 N3 से ज्यादा है, ये भी गलत है क्योंकि N3 N2 से ज्यादा है ना, ये डेंसर मीडियम है हमने कहा, तो विच मीन्स ये वाली चीज ही हमारी सही है। यहाँ पे देखो साफ साफ हमें पता चल रहा है N3 सबसे ज्यादा है, फिर N2, फिर हमारे पास N1। ठीक है, तो क्लियरली N1 से तो बड़ा ही होगा N3, है ना, तो विच मीन्स हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलो। फॉर द डायग्राम शोन according to the new Cartesian sign convention the magnification of the image formed will have the following specifications। ठीक है, तो ये एक तो मिरर है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो आपको पता है इमेज कैसे बनती है, एक लाइट रे ऐसे जाती है जो कि फोकस से फिर पास कर जाती है। एक लाइट रे कुछ इस तरह से हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट इसको आप बना लेना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे जाती है तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, हमें पता है। ये एक नॉर्मल की तरह बेसिकली एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे को ये डाइवर्ज कर रहे हैं, आगे तो मिलेंगे नहीं, तो विच मीन्स बैकवर्ड ही हमें इनको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, एंड दिस इज मैग्निफाइड। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है? H2/H1। हाइट क्या है? इमेज की ज्यादा है क्लियरली, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। एंड यहाँ पे देखो ये हाइट भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये वाली हाइट तो पॉजिटिव होती ही है क्योंकि हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यानी कि एक तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है और ये ओवरऑल कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर उल्टी मिलती है रियल एंड इन्वर्टेड तो उसके लिए हमें पता है H2 क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से M माइनस हो जाता है ना, M की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इसका साइन क्या है? इसका साइन तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, ये पहले ही रिजेक्ट। और हमने कहा इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो B हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो। पावर हमें गिवन है +4 डायोप्टर एक लेंस की, विच मीन्स ये एक कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि प्लस में पावर है। ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी है जो कि 1/p करके आती है। 1/4 ये होगी वैल्यू मीटर में। ठीक है, हम सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद
एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा है एट दिस डिस्टेंस, तो u माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड देन स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो f तो मुझे पता है, u भी मुझे गिवन है, तो बस हमें फॉर्मूला लगाना है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस, लेंस है ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो f ये है, v और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 1/v हो जाएगा 1/25 माइनस 1/50, तो ये ओवरऑल आ जाएगी मेरे पास 2 - 1 यानी कि 1/50, ठीक है। तो v मेरे पास कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर ही ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है जी, ओके। क्या पूछा गया था, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। नेचर हम कैसे इसका पता लगाएंगे, तो हम सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना है, जो कि क्या होगा v/u, ठीक है। तो v ये है और u ये है, तो मैग्निफिकेशन आ गया -1, यानी कि ये किसके लिए होता है, माइनस अभी मैंने कहा किसके लिए होगा, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। तो ये जो इमेज मुझे मिल रही है रियल एंड इन्वर्टेड है। यहाँ पे देखो v प्लस आया है ना, प्लस का मतलब क्या है, बिहाइंड द लेंस ये फॉर्म हुई है, ठीक है। सो बिहाइंड द लेंस ये फॉर्म हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और क्या पूछा गया था, मैग्निफिकेशन हमने निकाल दिया है, मैग्निफिकेशन आया है -1। -1 हमें ये बता रहा है कि ये सेम साइज की है, और ये सेम साइज की क्यों बनी है अभी हम रे डायग्राम बनाएंगे तब देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला भी गया है कि हमको रे डायग्राम भी बनाना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, हमने कहा ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज f1, दिस इज 2f1, ये f2 हो गया, ये 2f2 हो गया, अच्छे तरीके से आप लोग बना लेना, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस है 25 और ये है 50, ऑब्वियसली ये इसका ट्वाइस ही होता है, ये 50 है। क्वेश्चन में यही गिवन है कि हमने 50 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, विच मीन्स हमने 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो एक लाइट रे ऐसे जाएगी, आपको पता है फोकस वाले पॉइंट से ये पास हो जाएगी, ठीक है। एक जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे हमें इमेज मिल रही है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तुम लोग सही बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी अगर ये है तो इसकी जो इमेज मिल रही है a', b', वो मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 50 ही तो होगा, अगर ये फोकल लेंथ इतनी है ये भी इतनी होगी, ये 50 है तो ये भी 50, और ये भी क्या है 25 है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्लियरली मुझे पता चल रहा है, अगर हम 2f1 पे रखते हैं तो हमें पता है 2f2 पे ही हमें इमेज मिलती है, ये सेम हाइट की सेम साइज की होती है बट रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो बस हमने रे डायग्राम बना दिया है। चलो अगला क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा केस स्टडी वाला कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.42 है, स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, n इक्वल्स टू c/v होता है। तो यहाँ पे n मुझे गिवन है, c मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, तो बस आप v निकाल लो, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इतना मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड हमें गिवन है 1.5, 1.33 एंड 1.62, ठीक है। इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन दीज मीडिया एट द सेम एंगल, ठीक है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा जी, तो हमारे पास स्नेल लॉ क्या कहता है, n इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो कम बनेगा, ठीक है। तो हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है ना, तो सबसे पहले बताओ ये वैल्यू लीस्ट किसके लिए होगी, मैंने कहा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, तो पकड़ लो उसको, ये है यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा सबसे कम होगा, फिर किसका होगा, फिर इसका जो कि क्या है ग्लास, ठीक है। फिर उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा बनेगा, यानी कि वाटर का, ठीक है। तो बस यही चीज हमको करनी थी, कर ली हमने। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, और हमें
पानी में ये दे रखी है, ठीक है। कौन सा इन दोनों में से ऑप्टिकली डेंसर होगा और क्यों? तो यहाँ पे फिर से आप इस वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि वो रेयरर होगा, और जिसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी कि वो डेंसर होगा। तो स्पीड आपको कम किस में दिख रही है, ग्लास में, है ना। तो ग्लास में क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वो कैसा है, वो डेंसर है, ठीक है। बस ये एक्सप्लेनेशन आपको वाई में लिख देना है। उसके बाद रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट वाटर ग्लास इंटरफेस व्हेन इट एंटर्स अ थिक ग्लास कंटेनर filled with water, ठीक है। What will happen to the path of the ray after entering the glass? जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। जब भी नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो उस केस में आपको पता है क्या पता है कि विदाउट रिफ्रैक्शन ही वो पास कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा इसके पाथ में, ठीक है। तो यही आपको बता देना है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारे पास देखो, नॉर्मली जब इंसिडेंट होती है ना तो एंगल आई कितना होता है, 0 होता है। एंगल आर कितना होता है, 0 होता है। तो वो सीधे सीधे चले जाएगी, कोई बेंडिंग होगी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। बेंडिंग कब होती है, जब एंगल आई या तो एंगल आर से ज्यादा हो या फिर एंगल आर जो है वो एंगल आई से ज्यादा हो, तब बेंडिंग होगी ना। दोनों चेंज हो गए हैं, यहाँ पे तो दोनों ही सेम है, ये भी 0 वो भी 0, तो यहाँ पे कोई बेंडिंग होगी ही नहीं, ठीक है। चलो इस बी पे आ जाते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पानी और ग्लास का गिवन है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मेरे को गिवन है और मुझे स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है वैक्यूम और वाटर में, ठीक है। तो पहले हम किसका यूज करेंगे, पहले हम ग्लास का यूज करेंगे, और ग्लास का कितना है, हमने कहा 3/2 है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे हम लोग, कौन सा वाला, n = c/v। तो n कितना है, 3/2 है ग्लास के लिए, C मुझे निकालना है, ठीक है, और V हमारे पास हमें गिवन है। अभी हम ग्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 10⁸, ठीक है जी। तो एक कट गया, C कितना आ गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है C की वैल्यू, हमको पता भी है, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। तो वाटर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n = c/v। इसका V मुझे पता नहीं है, बट इसका मुझे n पता है, जो कि कितना है, 4/3 है। तो C की वैल्यू मैंने यहाँ पे से ऑलरेडी निकाल ली है, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी, और इसके लिए V कितना आएगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राखी प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट O इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। अब रे डायग्राम नहीं बनाना है, रे डायग्राम नहीं बनाना है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहला, ये जो लेंस है कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो ऑब्वियसली ये कन्वर्जिंग है। क्यों, क्योंकि साफ साफ मुझे दिख रहा है ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ना कि डाइवर्जिंग, ठीक है। फिर 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड। देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे हमें एक मैग्निफाइड इमेज मिल रही है ना। जब भी हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें एक मैग्निफाइड इमेज मिलती है। इसका यूज हम करते हैं कहाँ, एक तो हमारे मैग्निफाइंग ग्लास में, ठीक है, और दूसरा मैग्निफिकेशन में ही, बट कहाँ, हमारे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। चलिए सिंपल माइक्रोस्कोप भी आप इसको लिख सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, अगर लेंस को रिप्लेस कर देंगे कॉनकेव मिरर से, ओके। फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे एट अ डिस्टेंस f/2 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा जी, तो यानी कि यहाँ पे होना चाहिए एक मिरर, और कौन सा, कॉनकेव मिरर हमसे कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पोल होगा, ऑप्टिकल सेंटर तो होगा नहीं, ये F होगा, ये C होगा। इन्होंने कहा अगर ये मान लो 20 है तो आपको 10 पे रखना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। अब ये डायग्राम अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक रे यहाँ पर से जाएगी, ठीक है। एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए लेते हैं, तो ये पीछे कहीं नहीं मिलेंगे, यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही हैं, तो हमें बैकवर्ड्स एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज हमको मिलती है, ठीक है। तो हमसे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे ना, तो एक तो हमने देख लिया वर्चुअल है,
सीधी मिल रही है ना, यानी कि इरेक्ट है, आप इसको अपराइट भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये मैग्निफाइड भी तो है, तो यहां पे हमने मैग्निफाइड लिख दिया, ठीक है। तो बस हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। A patient named Radha is at the eye doctor's office with Dr. पटेल, ठीक है। उसको कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्होंने पूछे हैं और हमको ये आंसर करने हैं, पूछे उन्होंने, हमें आंसर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर क्या होती है, लेंस या मिरर दोनों के लिए डेफिनेशन सेम है। जो पावर है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसका मतलब होता है कि कितना वो लाइट रेस को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सकता है, कितना एक पॉइंट पे कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सकता है, फेंक सकता है उसको, ठीक है। तो जो हमारी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी को बेसिकली हमें बता रहा है, वही है हमारी पावर, ठीक है। एंड पावर का फॉर्मूला आपको पता है 1/f होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसकी 20 है, ऑब्वियसली ये प्लस में ही होगी। पावर हमें निकालनी है, तो पावर के लिए आपको पता है इसको मुझे मीटर में लेना पड़ेगा, तो 1/0.2, तो ये कितना आ गया, +5 डायोप्टर, ठीक है जी। चलिए देन उसके बाद ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस शोइंग हाउ पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू इट। भाई ये तो बहुत सिंपल है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो पैरेलल रेज जब आती हैं तो आपको पता है ये कन्वर्ज इनको कर देता है, क्योंकि इसका नेचर ही क्या है, कन्वर्जिंग है, तो ये इन लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। यही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक स्टूडेंट है, उसने एक मिरर को होल्ड करा है एंड वो क्या कर रहा है, डायरेक्टेड दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन, ठीक है। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। तो बेसिकली एक मिरर लिया है, कौन सा होगा आपको पता है, ये ऑब्वियसली हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा। क्यों, क्योंकि इसी का एक रियल फोकस होता है ना, इसका रियल फोकस होता है, और बाकी अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो उसका वर्चुअल फोकस होता है। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, उस मिरर पे सन की लाइट रेस पड़ रही हैं, फिर वो उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है एक पेपर पे, सो दैट जितनी भी लाइट रेस आ रही हैं, देखो इन्फिनिटी पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वहां पर से पैरेलल रेज ही आती हैं, और जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो वो कहां पे इमर्ज हो जाती हैं, कहां पे कन्वर्ज हो जाती हैं, हमारे फोकस पॉइंट पे, तो वहां पे वो पेपर जल सकता है, ठीक है। पेपर को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि वो पेपर कहां पे रखा हो, उस कॉनकेव मिरर के फोकस पे, तो सारी की सारी लाइट रेज जो आ रही हैं सन से वो उसी पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी ना, कन्वर्ज हो जाएंगी, तो इतनी ज्यादा हीट आई है तो वो पेपर जल सकता है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी भी है हमारी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर। तो मैंने अभी क्या कहा कि उसके फोकस पॉइंट पे हमें पेपर को रखना है। अब हमें कैसे पता क्या है, तो या तो अगर गिवन है तो उसी डिस्टेंस पे रख दो, अगर नहीं आपको पता है उसकी फोकल लेंथ कितनी है तो आप आगे पीछे करते रहो, जहां पे आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा जल रहा है, वही पॉइंट क्या होगा, वही पॉइंट हमारा फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। कौन सा मिरर यूज करा है, कॉनकेव, क्योंकि इसी का रियल फोकस होता है, ठीक है। देन विल ही बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, यस बिल्कुल। अगर आगे पीछे करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो जलने लगे पेपर, वही पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट है। और अगर मैं मिरर की बात करूं और इस फोकस पॉइंट की बात करूं, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही तो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, ठीक है। चलिए गिव रीजन एंड ड्रॉ रे डायग्राम। रीजन तो मैंने आपको बता दिया है, रे डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है। भाई क्या करना है, यहाँ पे ये मेरा कॉनकेव मिरर है, अब यहाँ पे सन है, सन से पैरेलल रेज आ रही हैं। अब क्या हुआ, उसने ये पैरेलल रेज जो आ रही हैं उनको कन्वर्ज करा दिया इस पॉइंट पे, जो कि क्या है, जो कि है हमारा फोकस पॉइंट, ठीक है। ये हमारा फोकस पॉइंट है और यहीं पे हमने क्या रख दिया है, यहीं पे हमने वो पेपर को भी रखा है। तो सारी की सारी रेज आके यहीं पे क्या हो रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, तो ये पेपर जो है ये जलने लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो हमें H1 यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। परपेंडिकुलर रखा हुआ है टू दी प्रिंसिपल एक्सिस और ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये
प्लस में ही होगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यू मुझे गिवन है, यू हमेशा माइनस होता है। ये सब कुछ मैंने साइन कन्वेंशन पूरा पढ़ाया हुआ है, जिसको नहीं पता है तो लेक्चर्स देख लेना, रिविजन लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेचर, पोजीशन, साइज सब कुछ बताना है। तो भैया लेंस है तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, है ना। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, इसका कितना आ जाएगा एलसीएम 36, सो 3 - 2, तो v कितना आ गया देखो 36 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमें m निकालना है, तो m h2/h1 होता है इक्वल्स टू v/u होता है। तो v ये है, u कितना है, ये है ना। तो ये कितना आ गया -2। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि भैया ये रियल एंड इन्वर्टेड है, और 2 है तो यानी कि क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक मैग्निफाइड इमेज मुझे मिल रही है। तो मैग्निफाइड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और आपको साइज ऑफ द इमेज भी निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, h2/h1 मुझे यहाँ पे गिवन है इक्वल्स टू ये -2 है, तो h2 कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सब कुछ हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट, होल्ड कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स दी सन। तो वही चीज है जो बच्चा कर रहा था, वो हमें अब करना है। होगा यही कि पैरेलल रेज जो आ रही हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगी इस पॉइंट पे, जो कि फोकस पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, हमारा फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, शेविंग मिरर्स जो होते हैं वो कॉन्केव मिरर्स ही होते हैं। डॉक्टर्स भी इसी का यूज करते हैं, जैसे जो डेंटिस्ट हैं वो स्पेसिफिकली कॉन्केव मिरर का ही यूज करते हैं, सो दैट एक एनलार्ज्ड इमेज उनको देखने को मिले हमारे दांतों की, ठीक है। इवन जो हमारे मेकअप मिरर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी कॉन्केव मिरर ही होते हैं। अगर डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस 15 है, यानी कि फोकल लेंथ मुझे गिवन है ना 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो आर कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, बस निकाल लिया, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑलरेडी 2 बार ये करके बता चुकी हूं, अभी आपको खुद बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट, हाइट मेरे को गिवन है, ठीक है, साइज गिवन है मतलब हाइट गिवन है, 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो u मुझे गिवन है, u ऑब्वियसली माइनस ही होता है हर केस में, ठीक है। अगर उसकी इमेज फॉर्म हो रही है सेम पॉइंट पे, यानी कि v भी क्या है -100। अब मुझे कैसे पता कि v माइनस है, प्लस भी तो हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कॉन्केव मिरर मुझे गिवन है, पहली बात। अब कॉन्केव मिरर में हमें पता है राइट हैंड साइड को भी बन सकती है, पर देखो क्या लिखा है कि सेम पॉइंट पे क्या बन रही है, सेम पॉइंट पे हमारी इमेज बन रही है। तो यानी कि अगर मान लो ये मेरा मिरर है, यहां पे रखा हुआ है, तो यहीं पे बन रही है, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड को ही आएगा, तो v कैसा होगा, माइनस में ही होगा, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला लगा दो, यहां पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, मिरर है, ठीक है। मिरर की अभी हम बात कर रहे हैं, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस, क्योंकि प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -2/100 आ जाएगा, यानी कि f कितना आ गया -50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन निकालना है। ओके, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2/h1 या फिर v/u, नहीं -v/u। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -(-100) तो ये कितना आ गया, -1 हमारे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे h2 पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना। अगर हाइट पूछी जाती या साइज पूछा जाता किसका, हमारे इमेज का, तो वो -10 सेंटीमीटर होता। कैसे भैया, ये हमारा फॉर्मूला है ना, ये वाला। तो यहाँ पे m कितना आया, हमने कहा -1 आया, यहाँ पे -1 पुट करो, h1 के बदले 10 आ जाएगा, तो h2 कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, असर्शन एंड रीजन है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बिल्कुल सही। देखो जी, ये मेरा एक मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, ये कौन सा वाला, कॉनकेव वाला। तो यहाँ पे आपको पता है सिर्फ इतना ही तो मिरर है ना मेरा, ये पोल जो है इस मिरर का सेंटर है,
और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की मैं बात करती हूं वो क्या है, वो इस स्फेयर का सेंटर है ना, जिसका पार्ट क्या है, ये मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये क्या इस मिरर पे लाई कर रहा है, नहीं, ये आउटसाइड लाई करता है एंड इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर जिसका वो मिरर एक पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि असर्शन तो सही है। रीजन है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, ठीक है, बिल्कुल सही। स्फेयर हैज अ सेंटर, तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन तो कर रहा है। यही तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाई नहीं करता है, वो बाहर लाई करता है। बाहर कहां, तो जिस स्फेयर का वो मिरर पार्ट होता, उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये डायग्राम हमें गिवन है, इसमें ये व्हाइट लाइट आ रही है, स्प्लिट हो गई यानी कि डिस्पर्जन हो गया, y और x यहाँ पे हमें गिवन है। कलर y क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ये प्रिज्म उल्टा कर दिया है ना, तो आप भी दिमाग लगाओ। यहां से देखो ये व्हाइट लाइट है, ऊपर कौन सी वाली लाइट रहती है, तो रेड, नीचे कौन सी रहती है, वॉयलेट, हमें पता है ना। देखो अगर ऐसे मैं बना दूं इसको, तो ये जब इसका डिस्पर्जन होगा तो आपको पता है ऊपर रेड होती है, नीचे वॉयलेट होती है। तो यहाँ पे ये वाली वॉयलेट है, ये वाली रेड है, क्योंकि इसको मैंने उल्टा कर दिया है। तो Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर ऑफ स्काई, बिल्कुल नहीं, स्काई का जो कलर है वो तो क्या होता है, हमारा ब्लू होता है, ठीक है। कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, नहीं जी। कलर यूज टू पेंट दी डेंजर सिग्नल्स, बिल्कुल सही, हमें पता है रेड कलर का हम यूज करते हैं डेंजर सिग्नल्स को कलर देने के लिए। क्यों, क्योंकि वो स्कैटर नहीं होता है। अगर फॉग है, स्मॉग है, तो वहां पे रेड कलर इजिली स्कैटर नहीं होगा, तो जो डेंजर है, अगर कोई गाड़ी चला के आ रहा है तो उसको साफ साफ दिख जाएगा, तो वो स्लो डाउन हो जाएगा या रुक जाएगा, ठीक है। कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ नून, नून के टाइम पे नहीं, अगर यहाँ पे सनसेट या सनराइज के टाइम पे लिखा होता तो वो सही होता, क्योंकि उस टाइम पे रेड कलर होता है सन का, पर नून पे तो वो व्हाइटिश सा हमें दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ पर्सन इन अ रूम सीज अ रेनबो फॉर्म्ड बाय सनलाइट पासिंग थ्रू अ वाटरफॉल आउटसाइड, ऑप्टिकल फिनोमेना आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस रेनबो, ठीक है। कौन सा ऑप्टिकल फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, ठीक है, ये तो सही है। रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन तो आपके सिलेबस में है ही नहीं वैसे भी, तो ये तो एनीवे गलत हो गया। डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, ये भी आपके सिलेबस में है नहीं, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिनोमेना जो आपके सिलेबस में ही नहीं है वो तो कट गए। करेक्ट आंसर होता है ये, आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डिस्पर्जन होता है, ठीक है। डिस्पर्जन यानी कि जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो गई हमारे 7 कलर्स में। फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर एमसीक्यू में इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये दोनों लिखे हुए हैं ना, तो टीआईआर कभी भी नहीं होगा। टीआईआर पहली बात तभी होता है जब भी कोई लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, टेंशन मत लो। बट जो टीआईआर है वो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना पार्शियल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ लाइट रे बाहर भी जाएगी और कुछ अंदर ही क्या हो जाएगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आप बस ये याद रखो कि आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही टिक मार्क लगाना है, टीआईआर पे नहीं। यहाँ पे टीआईआर नहीं होगा और आपके सिलेबस में भी टीआईआर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हमने कहा डिस्पर्जन हो गया, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका हो गया, फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर से बाहर आ रही है तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो ए हमारा सही आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन। देखो क्या है, कहीं इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, क्योंकि पैरेलल है तो मैं समझ गई हूं इन्फिनिटी से आ रही होंगी। अब देखो एक्चुअल में रेटिना पे इमेज बननी चाहिए थी पर उससे पहले ही बन गई, तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है, इसको हम मायोपिया कहते हैं। मुझे भी मायोपिया ही है। मायोपिया में नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो हमें क्लियरली दिखते हैं, बट जो दूर के हैं वो ब्लरी दिखते हैं। क्यों, क्योंकि रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो गई है। रेटिना पे फॉर्म होगी तभी जाके क्लैरिटी आएगी, ठीक है। रेटिना पे नहीं फॉर्म हो रही है, या तो उससे आगे या फिर अगर पीछे बन रही है तो हमें कोई भी चीज क्लियरली नहीं दिखेगी। और यहाँ पे देखो इनफाइनाइट से आ रही है ना, तो दूर के ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली, तो दूर वाला कौन सा होता है डिफेक्ट, मायोपिया होता है, ठीक है। देन
कॉजेस क्या होते हैं, तो इसके कॉज एक तो हमारे पास हो सकता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है, आई बॉल जो है बहुत ज्यादा इलोंगेट हो गई है, या फिर जो कर्वेचर है हमारे आई लेंस का वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। दूसरा रीजन होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो ये दो हमारे पास रीजन होते हैं। फिर नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड फॉर द करेक्शन, तो देखो मैंने जो लगाया हुआ है कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पे इसके करेक्शन के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, तो डाइवर्ज होके ये अल्टीमेटली कहाँ पे मिलती है, हमको रेटिना पे ही मिलती है, ठीक है। तो हमें फिर जो चीजें ब्लरी दिख रही थी, जैसे मैं चश्मा उतारूंगी तो मुझे ब्लर दिखेगा, पर मैंने पहन लिया तो मुझे क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, द कलर ऑफ क्लियर स्काई फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स ब्लू बट वाई फ्रॉम द स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक, बट अच्छा फ्रॉम द स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक वाई। तो बेसिकली अगर हम अर्थ की बात करें तो वहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं मेरे पास, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं स्कैटरिंग, है ना, ये क्या करते हैं, ये स्कैटरिंग करते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से ही जो स्काई का कलर है वो मुझे ब्लू देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लू कलर ही सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। अब अगर मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस से हमें ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां लाइट को स्कैटर करने वाले कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो हमें ब्लैक देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां कोई स्कैटरिंग हो नहीं रही है। फिर अ नैरो बीम एक्स वाई ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, तो ये हमारा एक प्रिज्म है, एक्स वाई लाइट जो है वो इससे पास कर रही है, ठीक है, ABC as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen PQ. तो देखो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे डिस्पर्जन हो जाएगा, तो ऊपर मुझे रेड कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पे वॉयलेट, ठीक है, और बाकी जो विबग्योर है सारे कलर्स आप शो कर दो, बीच में 5 लाइंस और आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होके आप यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हो ये सातों ही जो कलर्स हैं उनको, ठीक है। चलिए फिर क्या है, नेम द फिनोमेना, तो भैया फिनोमेना कौन सा हो रहा है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का कॉज क्या होता है, रीजन क्या है इसका, तो रीजन क्या होता है कि जो हमारी व्हाइट लाइट है ना उसमें ऑलरेडी 7 कलर्स हैं, व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलके ही बनती है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर्स ओनली, इसके पास ऑलरेडी 7 कलर्स है। अब जब ये दूसरे मीडियम में पास करती है तो अलग अलग मीडियम में क्या होता है, ये जो 7 कलर्स है इनकी जो स्पीड है वो अलग अलग होती है, तो क्योंकि इनकी स्पीड अलग अलग है तो रेड पहले ही भाग गया, वॉयलेट की सबसे कम है वो लास्ट में भागा, है ना, तो इसकी वजह से डिस्पर्जन हो गया। तो रीजन में क्या मेंशन करना है, दैट ऑल द कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, जिसकी वजह से वो जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कलर्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, ठीक है। चलो, इट इज ऑब्जर्व दैट पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिमिनिशेस विद एज, ठीक है। रीजन क्या होता है, तो भैया जब लोग बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी जो सिलेरी मसल्स है ना वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो रीजन क्या है इसका, वीकनिंग ऑफ दी सिलियरी मसल। सिलियरी का क्या, कोई सी भी मसल, आप किसी भी मसल की बात कर लो, विद एज वो वीक होती जाती है ना, तो सेम गोज फॉर दी सिलियरी मसल्स एज वेल, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना आई लेंस की, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस वो भी घट जाती है, दैट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बूढ़े लोग हैं वो पास के और दूर के दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी डिफेक्ट को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं, ठीक है। अब हमें लेबल्ड रे डायग्राम बनाना है टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस जिसका हम यूज करते हैं फॉर रिस्टोरिंग द विजन। तो देखो यहाँ पे प्रेसबायोपिया हो रहे हैं ना, तो प्रेसबायोपिया में दोनों चीज होती है, पास के ऑब्जेक्ट्स भी नहीं दिखते और दूर के भी नहीं दिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ना लेंस का, तो नीचे पे हम क्या लेते हैं, नीचे पे हम कॉन्वेक्स लेते हैं ताकि हमें पास की चीजें साफ साफ दिखाई दे, ऊपर पे क्या लेते हैं, कॉनकेव, ताकि दूर की चीजें साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। आपने ये देखा होगा, अगर किसी का लेंस ऐसे कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो ऊपर कॉनकेव होता है, नीचे हमारा कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि उन्हें दोनों ही साफ साफ नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। तो लेबल्ड रे डायग्राम बनाना है तो आप यहाँ पे दोनों बनाओगे, ऊपर के लिए हमने कहा इसका यूज हम कर रहे हैं ताकि दूर की चीजें साफ दिखाई दे, नीचे के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं ताकि हमें जो पास की चीजें हैं वो साफ दिखाई दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
ड्रॉ द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स वन ऑफ द फेसेस ऑफ अ ग्लास स्लैब, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ नियरली 45 डिग्री, ठीक है। तो ग्लास स्लैब इस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये इसका नॉर्मल हो गया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि ये इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जो एंगल आर होगा वो 45 डिग्री से कम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, फिर ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे इमर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता है इसका एक्चुअल पाथ ये होना था और ये इमर्ज इस तरीके से हुई है। इस रे को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाना था, फिर क्या करना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें लेबल करना है। तो ये एंगल आई है मेरा, ये क्या है, दिस वन, ठीक है, ये वाला, ये है हमारा एंगल आर विच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो ये है मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड जो एक्चुअल पाथ है हमारी इंसिडेंट रे का, उसी शिफ्ट को या उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं क्या कहती हूं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। A student traces the path of a ray of light through a glass prism as shown in the diagram but leaves it incomplete, ठीक है। हमें लेबल करना है, रीड्रॉ करना है एंड हमें ये सब लेबल करना है यहाँ पे, ठीक है, 4 चीजें। तो सबसे पहली बात कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, ठीक है। ये होगा एंगल आई, ये होगा हमारा एंगल आर। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, ये कौन सी रे है, दिस इज द इमर्जेंट रे, ठीक है, जो इमर्ज कर रही है, बाहर को आ रही है। तो ये होगा मेरा एंगल ई। अब देखो एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था इंसिडेंट रे का, और चले कैसे गई, यहां को चले गई फाइनली ये, तो इसको भी पीछे को एक्सटेंड कराओ। जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं ये होता है एंगल डी, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, कि इतने एंगल से वो अपने पाथ से भटक गई, डेविएट हो गई, ठीक है। तो ये सारे ही एंगल हम लोगों ने मार्क कर दिए हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थिंक अबाउट पीपल यू नो हु वेयर ग्लासेस, थिंक अबाउट मी, ठीक है। क्या आईसाइट प्रॉब्लम्स उनको होती है एंड ग्लासेस कैसे फिक्स करते हैं। तो बेसिकली अगर जो चश्मा पहनते हैं उनको तो पता है ना, अगर हम चश्मा उतार दे तो हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लरी दिखते हैं। इवन अगर चश्मा ना पहने ना तो आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। तो एक तो ब्लर विजन, ठीक है, एक तो आप कह दोगे ब्लर विजन है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, जिसको मायोपिया है दूर का नहीं दिख रहा, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है पास का नहीं दिख रहा। दूसरा इवन स्ट्रेन भी काफी ज्यादा पड़ता है आईज में, ठीक है। तो अगर हम ग्लासेस पहन ले तो फिर ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों हमने बता दिए हैं। इमेजिन यू आर एक्सप्लेनिंग द बेसिक्स ऑफ विजन टू योर फ्रेंड हु इज क्यूरियस अबाउट हाउ वी सी। He asks you to explain how the brain makes sense of the images we see with our eyes. How does the brain interpret signals from the eye? तो बेसिकली होता क्या है आपको पता है कि हमारे पास जैसे हमारी आई है, तो लाइट रेज आई, हमारे पास लेंस है हमारा कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता है आंखों में। तो वो क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस रेटिना पे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये रॉड्स एंड कोन्स जो हैं ये इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो लेके जाती है कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास। एंड एक्चुअल में रेटिना पे हमें पता है एक इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, बट वो सिग्नल्स लेके गया कहाँ पे, ब्रेन के पास। कौन लेके गया, ऑप्टिक नर्व, एंड ब्रेन ने उसको क्या कर दिया, उस इमेज को हमारी इरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बस ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। Assertion and reason आ गया है। Rainbow appears in the sky after a rain shower due to dispersion of sunlight by tiny water droplets। बिल्कुल सही। रेनबो क्यों दिख रही है, क्योंकि भैया डिस्पर्जन हो जा रहा है। कौन कर रहे हैं, जो हमारे रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो एज अ प्रिज्म एक्ट करने लगते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म refracting and dispersing sunlight which is then reflected internally and refracted again before reaching the observer's eye। तो अभी यही तो मैंने आपको बताया कि पहले भैया डिस्पर्जन हो रहा है, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर आ रही है। तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ए हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, 8 ओम इनकी रेजिस्टेंस है। पहले इनको सीरीज में हमने जोड़ा है, फिर इनको हमने पैरेलल में जोड़ा है,
एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS और RP है, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहली बात, सीरीज में जुड़े हैं तो आपको पता है ऐड हो जाएंगे, 4 है ना, तो 8 × 4 कितना हो गया 32 ओम। फिर हमने कहा पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो पैरेलल में 1/8 1/8 1/8 1/8 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4/8। तो यहाँ पे RP कितना आ गया 2 ओम। हमें दोनों का रेशियो निकालना है ना, तो भैया रेशियो निकाल लेते हैं। 32/2 तो ये कितना हो जाएगा 16:1, है ना। तो यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ये उसकी पावर है, ये हमें V गिवन है, और एक फ्लैश लाइट है, ये पावर है, ये V गिवन है। घर में इनका इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूज जो हमें यूज करना है उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है वो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P = V × I। तो पावर हमारे पास ये है, V से डिवाइड कर दो तो करंट निकल जाएगा। तो कितना हो गया ये 7.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। ठीक है, तो 500/200 में कर दूंगी तो मुझे करंट मिल जाएगा। तो कितना हो गया 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो फ्यूज को मैं यूज करूंगी तो ऑब्वियसली उसकी जो रेटिंग है वो 7.5 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो करंट जा सकता है, जो फ्लो कर सकता है, वो 7.5 है ना। अगर हम 7.5 से कम रेटिंग वाला फ्यूज लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रिक आयरन तो चल ही नहीं पाएगी, ये तो फूक जाएगी। ठीक है, तो 5 एम्पियर का नहीं ले सकते। बहुत ज्यादा वैल्यू का हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इतना करंट अगर फ्लो हो गया इसके थ्रू तो ये खराब हो सकता है। ठीक है, तो इनकी भी हम नहीं, इनका यूज हम नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर 10 एम्पियर होना चाहिए, यानी कि जो भी आप अप्लायंस यूज कर रहे हो उसकी जो भी करंट रेटिंग आई है ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू का हम फ्यूज यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। चलिए, नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है ये कंज्यूम कर रही है एनर्जी एट अ रेट ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि ये हमारी पावर है जब हमारे पास ठीक है इज एट द मैक्सिमम रेट। ठीक है, एंड इतनी हमारी पावर है जब हीटिंग जो है मिनिमम पे है। अगर सोर्स वोल्टेज इतनी है तो हमें निकालना है करंट और रेजिस्टेंस दोनों ही केस में। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, चलो, तो यहां पे देखो पावर है 880 वॉट और वोल्टेज कितनी है 220। ये फर्स्ट केस के लिए है जब हमारी मैक्सिमम रेटिंग है। ठीक है, और मिनिमम के लिए, मिनिमम कंडीशन के लिए पावर हमने कहा 330 वॉट है और वोल्टेज तो हमें 220 वोल्ट गिवन है। तो P = V × I का मैं यूज कर लूंगी, तो यहाँ पे से करंट कितना आ जाएगा 880/220। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 एम्पियर। यहाँ पे करंट निकालूंगी, कितना आ जाएगा 2 और 3, तो ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर। अब यहाँ पे या तो आप P = V²/R का यूज कर लो R निकालने के लिए, या फिर R = V/I का यूज कर लो, किसी का भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका कर लेती हूँ। V कितना है, V हमारा 220 है, अपॉन ये कितना आ गया 4, तो 2 110, तो कितना आ गया यहाँ पे 55 ओम आ गया। यहाँ पे भी वही करूंगी, R = V/I। तो I को मैं 3/2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, इंटू 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 440/3, राइट। सो कितना आ जाएगा 3 1 3 4 12 3 6 20। ठीक है, 20 6 7 ऐसे कुछ आएगा, देख लेना एक बारी। ठीक है, इतना ओम ये आ जाएगा। चलो, फिर क्या है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है उसके थ्रू जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती ही है, तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। करंट फ्लो हो रहा है तो हीट जनरेट होती है which is directly proportional to the square of this current। ठीक है, also this heat is directly proportional to the resistance। कुछ टाइम के लिए वो फ्लो करेगी, उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये हीट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब बेसिकली यही है कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हीट डेवलप होने लगती है। क्यों हो रही है, बिकॉज उससे करंट फ्लो हो रहा है, उसकी कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो फ्लो हो रही है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें बताता है कि ये जो हीट है तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके स्क्वायर के एंड इन दोनों के नॉर्मल 1 पावर के, है ना। तो ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जाता है।
चलिए एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन मैंने बता दिया ऑलरेडी कैसे आएगा। तो पहले हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तीनों को हम कंबाइन कर देंगे तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड। तो भाई ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है लेंथ पे, फिर करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इनवर्सली, एंड इन दोनों को मैं जोड़ दूंगी तो हमें पता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ जाती है। तो ये जिस भी सब्सटेंस की, जिस भी मटेरियल की हम बेसिकली बात कर रहे हैं, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है उस पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी करता है, एंड ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलो फिर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दिस रेडियस। तो रेडियस मुझे गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली बात तो इसको मीटर में चेंज कर दो। ठीक है, अब ये देखो इसको चेंज कैसे करते हैं, बहुत लोगों को बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है। तो देखो यहाँ पे 2 जीरोस मैं हटाऊंगी, ठीक है, सॉरी 2 डेसिमल में इसको हटा रही हूं ना, तो उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं तो 1/100 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब आप ऊपर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, तो ये कितना आ गया 10 की पावर -4 मीटर आ गया। ठीक है, चलो फिर क्या है, रेजिस्टेंस मुझे गिवन है 10 ओम, रेजिस्टिविटी रो मुझे गिवन है, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 5 × 10 × 10 to the power -8, इसका मतलब क्या है इसकी पावर 1 है, तो 1 - 8 कितना हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रो भी पता चल गया, गिवन है मतलब मुझे लेंथ निकालनी है। तो भैया फॉर्मूला लगा दो, R = रो × L/A होता है, रेजिस्टेंस 10 है, ये 5 × 10 to the power -7 आ गई। लेंथ मुझे निकालनी है, एरिया कितनी होती है πr² होती है, और R मुझे गिवन था, देखो यहाँ पे है ना R गिवन था, तो ये मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू सारी इधर भेज देती हूं मैं, इंटू 22/7 × 10 to the power -8 हो जाएगा। L मुझे निकालना है तो ये वैल्यू भी मुझे इधर भेजनी पड़ेगी, तो मैंने इधर पे भेज दी। ठीक है, ओके, तो ये इधर आ जाएगा 2, ये उधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो -8 + 7 हो जाएगा ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 10 की पावर -1, या फिर इसको मैं सिंपली 1/10 भी लिख सकती हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा 22/35, है ना। तो लेंथ बता देना कितनी है, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगी, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए फिर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसकी इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस रेट से डिसिपेट हो रही है, या फिर हम कहें वो कन्वर्ट हो रही है हीट और लाइट एनर्जी में, उसी रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। रेट जब भी टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो हम रेट की ही बात कर रहे होते हैं। सो द इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, या फिर द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग डिसिपेटेड। ठीक है, चलिए ऐसा यूनिट क्या होती है इस पावर की, तो हमें पता है वॉट होती है। ठीक है, ओके जी। एक इलेक्ट्रिक केटल है, 2 किलोवाट है इसकी पावर, 2 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी यूज होगी, देखो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होता है। पावर है 2 किलोवाट और टाइम है 2 घंटे, तो 4 किलोवाट आवर एनर्जी आ गई। जूल में भी निकालनी है, तो जूल में कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ पे एक और स्लाइड ले लेते हैं। तो एनर्जी हमने कहा 4 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर में इसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट में 3.6 × 10 to the power 6 जूल होते हैं, तो यहाँ पे 4 × 3.6 × 10 to the power 6 जूल हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 × 4 24, 4 3 12, तो इतना जूल ये आ जाएगा। 1.44 लिखोगे तो अदरवाइज फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है और हमें बताना है कि सेम करंट जो है वो फ्लो कर रहा है थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अ सर्किट जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है, तो मान लो यही है 3 रेजिस्टर्स है, तो आप क्या करो, पहले एमीटर को यहाँ पे पुट कर दो, करंट की वैल्यू सेम आएगी, जो रीडिंग होगी एमीटर में सेम होगी। फिर आप यहाँ पे रख दो,
तभी भी सेम होगी, फिर आप यहां पे रख दो तभी भी सेम होगी। आप बेसिकली उस सर्किट के किसी भी पॉइंट पे एमीटर को कनेक्ट करा दो, जो रीडिंग है एमीटर की वो सेम आएगी। तो यहां पर से हमको क्या पता चल जाएगा, यहां पर से हमको ये पता चल जाएगा कि आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लो करंट, वो सेम आएगा जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं हमारे रेजिस्टर्स को। ठीक है, चलिए फिर क्या है, गिवन सर्किट ये है हमारा, हमें करंट निकालना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर जब हमारा सर्किट क्लोज है। ठीक है, तो 5, 10, 15 ये हमें यहाँ पे गिवन है, टोटल V हमारा 30 है। तो सबसे पहले टोटल R में निकाल लेती हूँ, सीरीज में है ना, तो 5 + 10 + 15 कितना आ गया, 30 ओम आ गया। R इक्वल्स टू V/I होता है, तो करंट कैसे आएगा, V/R, V कितना है 30 है ना, R अभी हमने निकाल लिया 30 है, तो करंट कितना है 1 एम्पियर। तो हमने कहा सीरीज में होते हैं तो करंट सेम रहता है, यानी कि सबके थ्रू 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। तो हमें 15 ओम रेजिस्टर के थ्रू निकालना है, तो भैया इसके थ्रू करंट कितना है, हमने कहा 1 एम्पियर, इसके थ्रू भी 1 एम्पियर, इसके थ्रू भी 1 एम्पियर। अब V कैसे निकालू कि वहां पे V कितना होगा, अगेन ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, तो V इक्वल्स टू I × R होता है। तो यहाँ पे I कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितनी है 15, तो V कितना आ जाएगा 15 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा ये नहीं है डायग्राम, हमें खुद बनाना है। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं एंड जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बैटरी एमीटर और वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर रहे हैं और की से। सूटेबल सर्किट डायग्राम हमें बनाना है, तो देखो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पैरेलल में है ना, तो 3 रेजिस्टर्स को मैं पैरेलल में ले लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पे इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देन हमने यहाँ पे एक एमीटर लगा लिया। ठीक है, देन यहाँ पे देखो क्योंकि इन तीनों की ही पैरेलल में है ना, तो वोल्टेज सेम होगी, तो यहाँ पे उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, देन हमें यहाँ पे की भी लगानी है, तो हमने यहाँ पे की भी लगा दी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा करंट जो है ओवरऑल I फ्लो होगा, और इन सबके थ्रू ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो यहाँ I1 करंट जाएगा, यहाँ I2 जाएगा और यहाँ पे I3 करंट जाएगा। ठीक है, और इसकी मान लो V वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाना था, वो तो हमने बना दिया है। फिर क्या पूछा गया है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि करंट तीनों के थ्रू अलग अलग पास होगा, बट टोटल करंट कितना होगा, I ही होगा ना, तो यहां पर से I क्या आ जाएगा, I1 + I2 + I3 आएगा कि नहीं। अगर मैं V की बात करूं तो तीनों पैरेलल में है तो इनका V सेम रहेगा, है ना। तो यहां पे से हम I1, I2, I3 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं R1 रेजिस्टर की बात करती हूं, तो इसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा ना, फॉर्मूला तो यही होगा। रेजिस्टेंस कौन सी है, R1 है, V हमने कहा सेम है, करंट इसके थ्रू I1 है, तो V कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी V नहीं निकालेंगे, हमें तो I1 चाहिए ना, तो I1 आ जाएगा V/R। ठीक है, ठीक है जी। R2 रेजिस्टर के लिए बात करूं, सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे I2 कितना आ गया, V/R2। सिमिलरली अगर मैं R3 के लिए बात करूंगी तो R3 आ जाएगा V/I3, तो I3 कितना आ गया, V/R3। अगर मैं पूरे सर्किट की बात करूं तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस R है और पूरे सर्किट से करंट कितना जा रहा है, हमने कहा I, और वोल्टेज कितनी है, हमने कहा V है। तो पूरे सर्किट के लिए तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, R = V/I। तो यहां पे से टोटल करंट कितना हो जाएगा, V/R, जहां पे V टोटल वोल्टेज है और R टोटल रेजिस्टेंस है और I क्या है, टोटल करंट है। ठीक है, तो I के बदले क्या आ जाएगा, V/R। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो ये सब, I1 के बदले V/R1, I2 के बदले V/R2, I3 के बदले V/R3। अब क्या करो, यहां पे से V कॉमन ले लो। ठीक है, V हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे V/R है, V से V कट गया, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/R = R1, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारा आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिराइव कर लिया।
देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो सिर्फ इसके लिए अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगी तो 1/r' मैं ले लेती हूँ 1/20 प्लस 1/20 है ना, तो कितना हो जाएगा 2/20 यानी कि 1/10 आ गया। सो r' आ गया 10 ओम, यानी कि ये वाला जो सिस्टम है इसके लिए टोटल 10 ओम आ गया। अब देखो ये वाला जो 10 ओम है ये इस 10 ओम के साथ तो सीरीज में है ना, ये और ये पूरा सीरीज में ही थे, पर ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, तो इसका टोटल मैंने निकाल दिया 10 आ गया, तो ये इस 10 के साथ सीरीज में है, तो इन दोनों को टोटल कर दो, R आ जाएगा 10 + 10 यानी कि कितना आ गया ये 20 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वायर हैं सेम मटेरियल के हैं, लेंथ का रेशियो हमें गिवन है, तो L1/L2 हमें गिवन है 1/2 और इनके जो डायमीटर का रेशियो है वो भी हमको गिवन है। ठीक है, इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, देखो डायमीटर का रेशियो गिवन है, डायमीटर क्या होता है 2 × रेडियस होता है ना, तो यहां पे अगर मैं ऐसा लिखूं तो 2 से 2 कट गया ना, तो जो हमारे पास रेडियस है उसका रेशियो भी 2:1 ही आ गया। अब हमें तो रेजिस्टेंस का निकालना है यानी कि R1/R2, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ρ × L/A, मटीरियल सेम है यानी कि रो सेम होगा, क्योंकि हमें पता है जो रो है, जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, सेम मटेरियल है तो रो की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, सो ρ × L1/A1 आ जाएगा, यहाँ पे ρ × L2/A2, तो भैया ये रो से रो तो कट गया। ठीक है, L1/A1 ये ऊपर चला जाएगा A2 और यहाँ पे आ जाएगा L2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो L1/L2 साथ लिख देती हूँ इंटू A2/A1 आ जाएगा। एरिया कितनी है हमने कहा πr², तो यहाँ पे πr1², नीचे πr2², तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा ना, यहाँ पे R2 आएगा, यहाँ पे R1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम हाँ A1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे L1/L2 तो मुझे गिवन है 1/2 है, यहाँ पे मैंने 1/2 पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया R2/R1 का स्क्वायर, पर मुझे तो R1/R2 पता है, तो क्या रेसिप्रोकेट कर दो ना, R2/R1 कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2 × 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये टोटल 1/8। तो हमसे रेशियो पूछा गया था ना, तो ये रेशियो कितना आ गया 1:8। ठीक है, बस निकाल दिया। करंट है 2 एम्पियर का, फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस हमें 10 ओम गिवन है, P हमें निकालना है, V निकालना है बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो V = I × R होता है, तो करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस इतनी है, कितना आ गया 20 वोल्ट, वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट 3 रेजिस्टर्स हैं एंड दे आर अटैच्ड एज शोन हेयर। ठीक है, EFG ये 3 हैं, 6 वोल्ट टोटल वोल्टेज हमको गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ F एंड G हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, ये 10 ओम है और ये 5 ओम है। ठीक है, E का हमें पता नहीं है। दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विद अ पोटेंशियल। ठीक है, 6 वोल्ट हमें ऑलरेडी दिख रहा है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सच एन अरेंजमेंट, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है ना, सीरीज में तो है नहीं, पैरेलल में है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ E अगर 0.3 एम्पियर का करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो देखो V कितना होगा तीनों के लिए 6 वोल्ट ही होगा। इस E के लिए मुझे करंट भी गिवन है, तो यहां पे से मैं R निकाल सकती हूं ना, कितना आ जाएगा R = V/I, तो V अपॉन यहाँ पे I आ गया, कितना हो जाएगा ये 20 ओम। ठीक है, तो हमें E पता चल गया, यानी कि ये जो E वाला रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट कैसे निकालेंगे हम, V मुझे पता है, टोटल हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो 1/R = देखो E की मुझे पता चल गई 20 है और बाकी दोनों की मुझे ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, तो 20 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 + 4, 4 5 6 7, 7/20 यानी कि R आ गया 20/7। ठीक है, तो V पता है, R पता है, तो R = V/I होता है ना, तो I कितना हो जाएगा V/R, तो 6 / 20/7 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 7/20। ठीक है, 3 और 10, तो ये कितना आ गया 2.1 एम्पियर। ठीक है, करंट ही निकालना था ना, 2.1 एम्पियर यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। ठीक है, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई, तो लो होनी चाहिए उसकी रेजिस्टेंस ताकि
मैक्सिमम करंट उस एमीटर के थ्रू पास हो। एमीटर को हमेशा हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, ताकि मैक्सिमम करंट उसके थ्रू फ्लो हो, ठीक है, एंड जो टोटल करंट की वैल्यू है वो हमें एक्यूरेटली मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, ठीक है, लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 0.5 स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम चेंज जब करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मिलीमीटर के स्क्वायर को चेंज करूंगी मीटर स्क्वायर में, सो 10 की पावर -3 के स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6। अब आप देखो क्या करो, अगेन ये डेसिमल हटाओगे तो एक 10 नीचे आ जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। रेजिस्टिविटी हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, हमें करंट निकालना है। तो भैया पहले आर तो निकाल लें, आर ऐसे निकालते हैं, है ना, ये फॉर्मूला है। तो रेजिस्टिविटी मुझे गिवन है, एल मुझे गिवन है, ठीक है, ए भी मुझे पता चल गया है। तो यहाँ पे 2 and 25, ठीक है, तो ये 32/25 हो जाएगा एंड दिस विल बी -1, ठीक है। 32/25 इंटू 10 बेसिकली, और कट जाएगा 2 into 8 एंड 2 into 16, 2 into 4, कुछ गलत, ओहो 8 कहाँ से आ गया है, 2 into 5 एंड 2 into 16, है ना। तो फर्दर और तो नहीं कटेगा, ये कितना आ गया 125, है ना। इसको आप 0 पॉइंट कुछ में आंसर आ जाएगा, बता देना। तो ये आर आ गया है, इसको मैं पूरा कैलकुलेट कर नहीं रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ठीक है। आर इक्वल्स टू V/I होता है, तो मुझे करंट चाहिए तो V/R हो जाएगा, और V हमें गिवन है 10, है ना। सो 10 डिवाइडेड बाय ये जो करंट आया है हमारा, सॉरी रेजिस्टेंस आई है, रेजिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास, 10/125, सॉरी 16/125, ठीक है। तो ये 10 into 125/16 हो जाएगी। सो 2 into 5, 2 into 8, है ना। तो यहाँ पे ये फर्दर कितना हो जाएगा, 625, राइट, अपॉन 8। तो ये तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो जो भी आएगा आप आंसर बता देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आई हो जाएगा, और इधर पे जो हमारा आर है वो भी पॉइंट में जितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट 2 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो अभी देख लिए, टेम्परेचर, लेंथ, रेजिस्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। चलिए ओके, एक असर्शन एंड रीजन है, लॉन्गर वायर्स हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड स्मॉलर वायर्स हैव लेसर रेजिस्टेंस। बिल्कुल, आर जो है एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गलत हो गया ना, तो कौन सा सही होगा, असर्शन सही है बट रीजन इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने कहा डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे इनवर्स लिख दिया, गलत है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से करते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है, वो एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। तो देखो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो मदर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, और ये क्या है, करंट। करंट की डायरेक्शन हमेशा जो हमारा पॉजिटिव पार्टिकल होता है उसकी डायरेक्शन में ही होती है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उसके ऑपोजिट होता हमारा करंट, बट यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2+, यानी कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इसी डायरेक्शन में करंट भी होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ को आ रहा है क्या, हमारा करंट। तो देखो ये फिंगर कहाँ को आ रही है, बाहर को, यानी कि पेज के बाहर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट नहीं, लेफ्ट नहीं, इनटू नहीं, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। सो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स। तो अभी हमने जो डिस्कस करा, हमारे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, इसी का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए फिर, गिवन बिलो आर 3 डायग्राम्स शोइंग एंट्री ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आइडेंटिफाई द केस इन विच फोर्स मैक्सिमम होगा, किसमें मिनिमम होगा। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है ना हमारे पास, उसके एक्चुअली 2 फॉर्मूलाज होते हैं, QVB sin थीटा, ठीक है, और एक होता है ILB sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक कोई कंडक्टर नहीं है। अगर कंडक्टर होगा ना तो ये फॉर्मूला होता है, कोई चार्ज है तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि V क्या है, उसकी स्पीड होती है, B मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा जो एंगल बन रहा है उनके बीच का, ठीक है।
एंगल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एंगल अगर मेरा क्या होगा 90 डिग्री तो मैक्सिमम होगा हमारे पास फोर्स। अगर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री यानी कि पैरेलल है तो हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, तो फोर्स 0 लग जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री क्या होता है साइन 91, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यानी कि एंगल कितना है, हमने कहा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। एंगल कितना बना 0 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्स 0, यानी कि यहाँ पे मिनिमम फोर्स लगेगा, यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे बीच का, ठीक है, यहाँ पे बीच का फोर्स लगेगा, ठीक है जी। चलिए, पोल बताने हैं हमें P, Q, R और S इन द मैग्नेट्स, ठीक है। A और B हमें दो फिगर गिवन है, तो P और Q। तो भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ P से शुरू हो रही है और कुछ इस तरह से जा रही है। अंदर की मैं बात करूं तो Q से P की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा ऑब्वियसली, ये मेरा साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यही तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि नॉर्थ से शुरू होती है साउथ पे जाती है। अगर मैं उस बार मैग्नेट के अंदर देखूंगी तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्थ है वो साउथ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगेन यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या होना चाहिए मेरा, ये नॉर्थ पोल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए मेरा साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ से शुरू होंगी साउथ की तरफ को जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। State the inference drawn about the direction of the magnetic field lines on the basis of these diagrams। तो inference क्या है कि नॉर्थ से शुरू होंगी, साउथ पे टर्मिनेट होंगी, एंड होंगी, ठीक है। और अगर मैं बार मैग्नेट के अंदर देखूंगी तो साउथ से शुरू हो रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। When is the force experienced by a current carrying straight conductor मैक्सिमम? तो अभी मैंने बताया ना, जब वो 90 डिग्री के एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंक्लाइंड होगा, मिनिमम जब वो इन दी डायरेक्शन ही रखा होगा, ठीक है, यानी कि जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का होगा, पैरेलली प्लेस्ड जब वो होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसको हम ज्यादा एडवांटेजियस क्यों मानते हैं ओवर डीसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन? क्योंकि जो हमारा डीसी है ना उसमें एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। जबकि अगर मैं एसी की बात करूंगी ना, जो अल्टरनेटिंग करंट हमारा होता है, इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर हम कहें लेस एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। अब एनर्जी लॉस अगर हो गया ट्रांसमिशन के दौरान ही तो उसका क्या फायदा है ना। एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होना चाहिए, जो कि किसमें होता है, एसी। इसीलिए जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो एसी की आती है, ना कि डीसी की, ठीक है। चलिए, How is the type of current used in household supply different from the one given by a battery? तो बैटरी हमें डीसी देती है, डायरेक्ट करंट, जबकि हमारे घरों में अभी हमने डिस्कस करा एसी सप्लाई होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज? तो जो फ्यूज है उसकी कुछ ना कुछ करंट रेटिंग होती है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि 7.5 एम्पियर अगर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है तो हम फ्यूज रेटिंग 10 रख लेंगे, तो वो उसकी फ्यूज रेटिंग है, यानी कि मैक्सिमम उतना ही करंट जा सकता है। अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो ये फ्यूज जो है मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। कैसे पिघलेगा, H = I² RT, करंट ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हुआ तो हीट ज्यादा डेवलप होगी, हीट ज्यादा होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पे, उसकी एक सर्टेन करंट रेटिंग है, उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो हो जाएगा सो इट विल मेल्ट, और जो भी अप्लायंसेज हैं या जो भी ह्यूमन है वो बच जाएंगे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन, ठीक है, ये है, draw magnetic field lines and give reason to explain that out of the 3 points A, B, C, कहां पे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी और कहां पे मिनिमम होगी, ठीक है। तो सोलेनॉइड के लिए आपको पता है कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो इसके थ्रू फ्लो होता है, एंड उसकी वजह से हमने कहा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाई गई है कि ये इस तरह से शुरू हो रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, यानी कि, है ना,
यानी कि ऐसे जा रही है फिर ऐसे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। ये तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने यहाँ पे बना दिया है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से बन रही है, तो वो हमने कहा वो इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। जैसे कि एक बार मैग्नेट में बनती है ना, वही सेम आपको बनानी है सोलोनॉइड के केस में भी। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, क्या है वो 3 पॉइंट्स, ए बी और इधर पे है सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है, बी पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है, सी पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पे होती है, जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो सबसे ज्यादा क्राउडेड होंगे, यानी कि जहां आपको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास दिख रही है ना, वहां पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। कहां पे दिख रहे हैं, तो हमें इस ए पॉइंट पे दिख रहे हैं, ए पॉइंट ही है ना, हाँ ए पॉइंट पे दिख रहे हैं, तो मैक्सिमम होगा ए पॉइंट पे, और मिनिमम कहां होगा, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे तो मुझे दिख ही नहीं रही है, या बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे होंगी, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा ऑलमोस्ट जीरो, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे क्या है लीस्ट, ठीक है। और सी पे हमारे पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, भले ही थोड़ी दूर दूर पे है। और आपको एक और चीज पता है कि जब हम इस सोलेनॉइड के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल, और पैरेलल हमको क्या बताते हैं, पैरेलल हमको बताते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहां पर से पूछा गया है, व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। क्योंकि भाई अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट क्या होता है, कर्व पे जो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, है ना, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वो टैंजेंट कहलाता है। तो जब हम यहाँ पे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये हमको डायरेक्शन बताता है ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर क्या हुआ, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो एक डायरेक्शन मेरे को इधर को मिल गई, एक डायरेक्शन मेरे को इधर को मिल गई, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा करा तो दो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट placed vertically above a horizontal wooden block, ठीक है। तो मेरा एक कुछ वुडन ब्लॉक होगा यहाँ पे हमने क्या करा है, हॉरिजॉन्टली हमने एक बार मैग्नेट को रखा हुआ है, तो ये मेरा बार मैग्नेट है, सॉरी हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली रखा है, हॉरिजॉन्टल ये वुडन है, एंड इसके ऊपर मैंने ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है हमारा बार मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ना जैसे आप लोगों ने देखा करंट कैरिंग, अगर मेरे पास लूप है तो उसका डायग्राम जब हम बनाते हैं, यहाँ पे मेरे पास डायग्राम तो नहीं है बट एनसीईआरटी में देखना, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम क्या करते हैं, हम एक लूप को बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉइल ले लो आप, अगर हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, तो फिर हमने क्या करा, हमने एक वुडन बोर्ड में एक छेद करा, उसके थ्रू फिर हम जब ऐसे पास कराते हैं, और उस वुडन बोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर हम स्प्रिंकल करा देते हैं हमारी आयरन फिलिंग्स, है ना। तो हमें पता है वहां पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी जो अरेंजमेंट होगा ना हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो भी कैसा होगा, वो भी वैसा ही होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी वुडन बोर्ड के ऊपर क्या करें, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दे, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में वो खुद को अलाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, भाई बहुत सिंपल है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो हमने कहा यहाँ पर से इस प्रकार से जाएंगी, है ना, ऐसे ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे तो ऐसे 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 जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउडेड है, तो हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो, डायरेक्शन शो कर देना। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं अंदर की बात करूं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, बाहर की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले जहां पे ये ज्यादा क्राउडेड होंगे वहां पे स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो ज्यादा होगी। अगर पैरेलल है तो वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आप इस पे टैंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्लोज्ड लूप के फॉर्म में ये होती हैं, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 आप मेंशन कर देना। देन नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट
कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल सही। अगर हम करंट बढ़ा देंगे तभी भी बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तभी भी बढ़ जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है। रीजन क्या है? करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है हर एक की वजह से वो एड अप हो जाता है, बिल्कुल सही। रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप कॉइल ले रहे हो, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो जो करंट है उसकी एक ही डायरेक्शन है ना, तो वो एड अप हो जाएंगे, तो ज्यादा करंट हो गया बेसिकली, ऐसा समझो, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी तो वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा हो जाता है जब हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं। तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों असर्शन एंड रीजन सही है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। अब ये कुछ आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से आप लोग देख लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ। ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देन ये है आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये है आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन, देन ये है आप लोगों का चौथा क्वेश्चन, एंड या दैट इज इट। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, और इनका जो आंसर है मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, बायो की भी जल्द ही चैनल पे आ जाएगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है ना तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।